हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने ईसोफेगस तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द स्टमक। अब जो ये स्टमक है बेटा, दिस स्टमक आपको शेप दिख रही है, दिस स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, या आप बोल सकते हो हमारी एलिमेंट्री कैनाल की जो जे शेप्ड स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टमक बोलते हैं। इसके तीन पार्ट्स होते हैं, तो एक पूरी स्टमक को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया। दैट इज फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड फंडस, सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ स्टमक एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड पाइलोरिक। स्टमक का जो फंडस पार्ट है वो हमारी ईसोफेगस से अटैच होता है एंड स्टमक का जो पाइलोरिक पार्ट है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम से अटैच होता है। ये आपको याद होना चाहिए। तो जो स्टमक का पाइलोरिक पार्ट है वो हमारी इंटेस्टाइन के ड्यूोडेनम से क्या है, अटैच है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज अटैच टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्टमक का जो फंडस वाला पार्ट है दैट इज अटैच टू द ईसोफेगस। अब यहीं से हम स्टमक के फीचर पढ़ते हैं। इट इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। मसल्स की तो हमारी पूरी की पूरी एलिमेंट्री कैनाल भी है ही, पर ये क्या है, एक मस्कुलर सैक बना लेता है। सैक का मतलब होता है खाली स्पेस। अब जो ये खाली स्पेस है, अगर मैं कहूँ इस खाली स्पेस में जैसे ही ईसोफेगस ने फूड भेजा, अब उस फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। एक बात मैं बता दूं, ये जो स्टमक है, इस स्टमक की जो ये लाइनिंग है, इट इज लाइंड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स। और ऐसे ग्रुप ऑफ सेल जो कोई ना कोई सिक्रीशन रिलीज करती है। अब इन सिक्रीशन करने वाली ग्रुप ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं, ग्लैंड बोलते हैं। अब स्टमक में ये ऐसी सेल्स प्रेजेंट है, तो इसलिए इसका ग्लैंड का नाम क्या रख दिया हमने, गैस्ट्रिक ग्लैंड रख दिया। तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड कुछ ना कुछ रिलीज करेगी। तो अब जो ये बोलस फूड है, अगर ये फूड हमारी स्टमक के सिक्रीशन के साथ मिल जाता है तो इस टाइप की मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, काइम बोलेंगे। तो इन स्टमक द बोलस इज नो लॉन्गर टर्म, इट इज नाउ कॉल्ड काइम, क्योंकि ये किस सिक्रीशन के साथ मिल चुका है, स्टमक की सिक्रीशन के साथ मिल चुका है। अब जो ये सेल्स है, ये सेल्स का भी तीन ग्रुप होता है। पहले ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं पेप्टिक सेल। इट रिलीज एन एसिड दैट इज कॉल्ड HCl। ये क्या रिलीज करती है, HCl रिलीज करती है। HCl क्या है बेटा, इट इज एन एसिड। तो एसिड है तो ये क्या क्रिएट करेगा, एसिडिक मीडियम कंटेन करेगा। साथ साथ में ये एसिड बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। अगर ये एसिड नहीं होता तो हमारा स्टमक कोई भी डाइजेशन परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि डाइजेशन के लिए जो स्टमक को एंजाइम चाहिए, उस एंजाइम को एक्टिव करने का काम किसका है, HCl का है। और वो जो एंजाइम है उसकी अगर हम इनएक्टिव फॉर्म का बात करें, दैट इनएक्टिव फॉर्म इज कॉल्ड पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन को एक एक्टिव फॉर्म में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। साथ साथ में बोलस फूड के साथ जो भी पैथोजेंस आए हैं, उन पैथोजेंस को भी HCl क्या करता है, किल करता है। और बोर्ड्स में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, राइट द फीचर्स ऑफ द HCl, हाउ द HCl इज हेल्पिंग द स्टमक इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। नेक्स्ट आता है ग्रुप ऑफ सेल दैट इज पेराइटल। पेराइटल सेल ही वो सेल है जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करती है, और उस डाइजेस्टिव एंजाइम को हम क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन बोलते हैं। तो HCl ने क्या किया, इस पेप्सिनोजन को एक एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। दैट एक्टिव एंजाइम इज कॉल्ड पेप्सिन। अब जैसे ही पेप्सिन एक्टिव हो गया तो फूड में प्रेजेंट जो प्रोटीन्स है, उन प्रोटीन्स का डाइजेशन किसमें हुआ, पेप्टोन और पेप्टाइड्स के अंदर। अब प्रोटीन आपको पता है अमीनो एसिड्स की बहुत बड़ी चेन है। इन चेन्स को स्मॉल स्मॉल चेन्स में ब्रेक कर देना, उनको हम क्या बोलते हैं, पेप्टोन या फिर पेप्टाइड। अब इन दोनों वर्ड्स का क्या डिफरेंस है, ये हम कल हमने इसको पढ़ा था। ओके, नेक्स्ट उसके बाद अब यहां से आपको क्या पता चला कि हमारे माउथ के अंदर तो डाइजेशन हुआ था कार्बोहाइड्रेट का, ये याद रखना। और स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हुआ है वो हुआ है हमारे प्रोटीन्स का। नेक्स्ट उसके बाद जो थर्ड ग्रुप ऑफ सेल होती है उनको हम गॉबलेट सेल बोलते हैं। ये रिलीज करती है म्यूकस। अब म्यूकस हमारे सलाइवा में भी प्रेजेंट था। तो पहला म्यूकस का क्या काम है कि हमारी बॉडी HCl बना रही है। अब HCl आपको पता है, अगर आपकी स्किन पर गिर जाए तो स्किन जल जाएगी। तो मैंने क्या किया, एक म्यूकस की लाइनिंग बना दी पूरे स्टमक के अंदर। हर तरफ स्टमक की सेल्स को किससे कवर कर दिया, म्यूकस से कवर कर दिया। अब जैसे ही मैंने स्टमक की लाइनिंग को म्यूकस से कवर किया, तो अब जो HCl है वो म्यूकस के ऊपर लगकर रह जाएगा, वो हमारी स्टमक की सेल्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो यही म्यूकस ने किया, इट प्रिवेंट स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl इन
एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ काइम, क्योंकि अगर आपको याद हो कि जब बोलस फूड बनाया गया था तो बोलस फूड भी म्यूकस की हेल्प से बना था, बिकॉज इट इज अ स्टिकी सब्सटेंस। ये फूड के मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से स्टिक करके एक कॉम्बिनेशन के फॉर्म में क्या करता है, क्रिएट करवा देता है या बना देता है, जिससे उसकी फर्दर ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो इजी हो जाती है। तो फूड प्लस गैस्ट्रिक ग्लैंड की जो सिक्रीशन है उससे जो स्ट्रक्चर बनती है या उससे जो मिक्सचर बनता है दैट इज योर काइम। अब जो काइम है, जैसे ही काइम हमारे पास आया तो हमें यहाँ पर पता है कि कार्बोहाइड्रेट माल्टोज की फॉर्म में पड़े हुए हैं और प्रोटीन्स हमारे पेप्टोन प्लस पेप्टाइड्स या फिर पेप्टाइड्स की फॉर्म में पड़े हुए हैं, पर यहाँ पर अभी तक फैट्स का कोई भी डाइजेशन नहीं हुआ है। जैसे ही काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो काइम जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया, स्मॉल इंटेस्टाइन हैविंग 3 पार्ट्स। पहला पार्ट जो हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है, ये हमारा स्टमक है, और इस स्टमक से जो पहला पार्ट कनेक्टेड होता है दैट इज कॉल्ड ड्यूडेनम। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूडेनम बोलते हैं। ड्यूडेनम से आगे जाकर एक हाईली कोइल्ड ट्यूब आती है, दिस हाईली कोइल्ड ट्यूब इज कॉल्ड जेजनम। जेजनम से भी और हाईली कोइल्ड ट्यूब आती है, उस हाईली कोइल्ड ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, एलम। अब यही जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिशन के बेसिस पर अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग लेंथ की पाई जाती है। सबसे स्मॉल जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो पाई जाती है इन द केस ऑफ कार्निवोर्स, क्योंकि जो मीट की डाइजेशन है उस मीट की डाइजेशन में ज्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होता है, इसलिए कार्निवोर कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। मीडियम काइंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मिलती है बेटा हमें ओमनिवोर्स के केसेस में, क्योंकि यहाँ पर हम मीट डाइट भी लेते हैं और प्लांट डाइट भी लेते हैं, तो दोनों के लिए एक नॉर्मल साइज देखा गया इन द केस ऑफ ओमनिवोर्स, जबकि लार्ज साइज देखा गया इन द केस ऑफ हर्बीवोर्स, क्योंकि हर्बीवोर्स आर द प्लांट ईटिंग एनिमल्स और प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज से, और जो सेल्यूलोज है वो बहुत ज्यादा टाइम लेता है कौन सी प्रोसेस में, डाइजेशन प्रोसेस करने में। वहीं पर जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम में हमारा काइम जो फूड है वो एंटर हो चुका है, तो ड्यूओडेनम के अंदर अब 2 ग्लैंड की सिक्रीशन एंटर करती है। वन ऑफ द ग्लैंड इज योर लीवर एंड सेकंड ग्लैंड इज योर पेनक्रियास। सिक्रीशन ऑफ द लीवर, जो लीवर ग्लैंड रिलीज करेगी उसको हम बोलते हैं बाइल जूस, और जो पेनक्रियास सिक्रीशन रिलीज करेगी उसको हम बोलते हैं पेनक्रियाटिक जूस। इट मींस ड्यूओडेनम में जो लीवर और पेनक्रियास की सिक्रीशन आई है, लीवर की सिक्रीशन को हम बाइल जूस बोलते हैं और पेनक्रियास की सिक्रीशन को हम पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। अब जो लीवर है, लीवर के बारे में अगर हम पढ़े कि इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, सबसे बड़ी ग्लैंड है हमारी बॉडी की, और ये राइट साइड में प्रेजेंट होती है एब्डोमेन के बिलो द डायफ्राग्राम। तो ये डायफ्राग्राम है, यहाँ पर स्टमक है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, लीवर प्रेजेंट है। नेक्स्ट इट सिक्रेट द बाइल जूस। सिक्रीशन ऑफ लीवर को हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन को गैस्ट्रिक जूस, सिलाइवरी ग्लैंड की सिक्रीशन को सिलाइवा, ऐसे ही लीवर की सिक्रीशन को हम क्या बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं। अब ये जो बाइल जूस है बेटा, ये 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है। एक तो इसमें होता है बाइल सॉल्ट और साथ में इसमें होते हैं बाइल पिगमेंट। जनरली सेल्स ने, अगर मैं कहूं लीवर की सेल्स ने बनाया तो बाइल सॉल्ट, पर लीवर हमारा आरबीसी की डाइजेशन भी करता है। अच्छा मैम, आरबीसी की डाइजेशन का मतलब, जो आरबीसी हमारी 120 डेज तक जीवित रहती है और 120 डेज के बाद हमारी आरबीसी क्या हो जाती है, डेड हो जाती है, वो डेड आरबीसी लीवर के पास आती है। लीवर इन डेड आरबीसी को डाइजेस्ट कर देता है। जब ये डाइजेस्ट करता है तो इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो न्यूट्रिएंट्स वाली जो कंपोनेंट है वो लीवर की सेल क्या कर लेगी, लीवर की सेल ने उनको एब्जॉर्ब कर लिया, और बचा हुआ जो वेस्ट मटेरियल है उन वेस्ट मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं। तो आरबीसी के डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं। उन वेस्ट मटेरियल्स का जो कलर होता है, दीज आर द येलो कलर पिगमेंट्स, और इनके अंदर 2 पिगमेंट आते हैं, दैट इज कॉल्ड बिल्यूरिबिन एंड बिल्यूरिवर्डिन। अब ये बिल्यूरिबिन और बिल्यूरिवर्डिन है, दीज आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड आरबीसी।
अब जैसे ये बनते ही ये बाइल जूस के थ्रू कहाँ एंटर कर जाएंगे, डुओडेनम में एंटर कर जाएंगे। पर डुओडेनम में एंटर करने के बाद डुओडेनम से ये आगे जेजुनम और एलम में जब ये मूव करेंगे तो वहां की जो सेल्स है, जिन सेल्स का नाम हम विलाई आगे जाकर पढ़ेंगे, उस विलाई के पास हाई अमाउंट ऑफ ब्लड सप्लाई होती है। उस ब्लड सप्लाई क्या करेगी, वो ब्लड सप्लाई इन न्यूट्रिएंट्स या इन पिगमेंट्स को क्या कर लेगी, कैरी कर लेगी, और कैरी करके इनको कहाँ ले जाएगी, किडनी के पास ले जाएगी। और किडनी क्या करती है, इन येलो कलर पिगमेंट्स को यूरिन के थ्रू क्या निकाल देगी, बाहर निकाल देगी। जस्ट इन केस अगर कोई किडनी फेल हो जाती है इनको बाहर निकालने में, तो दीज येलो कलर पिगमेंट एक्यूमुलेटेड इन ब्लड हमारी ब्लड में इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे पूरे सेल्स या हमारे टिश्यूज को येलो कलर का मतलब येलो कलर प्रोवाइड करने लग जाएंगे। और एक बात आप सोचो कि अगर हमारी कोई सेल किसी वेस्ट मटेरियल के अंदर रह रही है तो वो सेल क्या फंक्शन प्रॉपर करेगी, नहीं, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाएगी और इसी डिस्टर्बिंग फंक्शनिंग को हम क्या बोलते हैं, जॉन्डिस बोलते हैं। यहीं पर हम बाइल सॉल्ट्स का रोल पढ़ते हैं और ये जो रोल है ये हमारे बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत ही ज्यादा बार। व्हाट इज अ रोल ऑफ बाइल सॉल्ट? अगर मैं आपको बताऊं, ये एक इकलौता ऐसा कंपोनेंट है जो कि एक एंजाइम नहीं है, फिर भी ये किस में हेल्प कर रहा है, डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। हमने अब तक जितने भी एंजाइम्स पढ़े वो सारे के सारे एंजाइम्स डाइजेशन में हेल्प कर रहे थे, जबकि बाइल सॉल्ट एक ऐसी डाइजेशन क्रिएट करता है। और ये जो डाइजेशन है, ये डाइजेशन एक सॉल्ट ने क्रिएट करी है, एंजाइम ने क्रिएट नहीं की। तो बाइल सॉल्ट इज नॉट एन एंजाइम, ये आपको ध्यान रखना है। तो बाइल सॉल्ट का जो केमिकल है वो केमिकल क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। कल मैंने इमल्सिफिकेशन आपको समझाया था कि अगर पानी में ऑयल ऊपर आ गया है तो ये ऑयल अभी घुला नहीं है, तो जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट डाला, सोडियम बाइकार्बोनेट डालते ही ये जो पानी है, इस पानी में ऑयल की छोटी छोटी बॉल्स आ गई। मतलब कि जो ऑयल पहले लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट था, अब वो स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होकर पानी में क्या हो गया है, मिक्स हो गया है। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट बोलते हैं। जब हम दो ना मिलने वाले लिक्विड्स को एक तरह से मिक्सचर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन बोलते हैं। तो यहां पर याद रखना कि जो ये फैट का इन्होंने डाइजेशन करके दिया है कि लार्जर को स्मॉलर में बदल कर दिया है, ये डन किया है लीवर ने विदाउट यूजिंग एनी एंजाइम्स। तो बेटा यहां पर आप ये लीवर की स्ट्रक्चर देख रहे हो। सो दिस इज एन लीवर, ये लीवर है। लीवर के पास ऐसा ग्रुप ऑफ सेल होता है और ये जो ग्रुप ऑफ सेल है, दिस ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड हिपैटिक लोब्स। इनको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक लोब्स बोलते हैं। और यही वो सेल है जो हमारी क्या बनाती है, बाइल जूस बनाती है। जैसे ही बाइल जूस बनाया, इन सेल्स के पास खुद की एक ट्यूब है जिसको हम क्या बोलते हैं, हिपैटिक डक्ट बोलते हैं। बहुत सारे हिपैटिक डक्ट मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं और वो कॉमन डक्ट सारा का सारा जूस एक पाउच में इकट्ठा कर देती है। उस पाउच को हम बोलते हैं गॉल ब्लैडर। आपको गॉल ब्लैडर का फंक्शन याद होना चाहिए। इट इज आस्क्ड इन अ बोर्ड में भी पूछा गया है। गॉल ब्लैडर क्या होता है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर वेयर द बाइल जूस स्टोर। ये एक ऐसा पाउच है जहां पर बाइल जूस को स्टोर किया जाता है। जैसे यहाँ पर बाइल जूस स्टोर हो चुका है, ये जो जूस है, दिस जूस एंटर इनटू अ ट्यूब दैट इज कॉल्ड सिस्टिक डक्ट। ये डक्ट क्या है, जो गाल ब्लैडर, जैसी गाल ब्लैडर को लगा कि हमारी बॉडी को बाइल जूस की जरूरत है, तो वो सिस्टिक डक्ट से होता हुआ एक डक्ट के अंदर आ जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज अ सिस्टिक डक्ट, तो सिस्टिक डक्ट कौन सी है, ये हमारी गॉल ब्लैडर की डक्ट है। हिपैटिक डक्ट कौन सी है, ये हमारी लीवर की डक्ट है। और जहां पर ये दोनों डक्ट आकर मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं। कॉमन बाइल डक्ट अपनी सारी की सारी सिक्रीशन एक पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर रिलीज करता है, डायरेक्ट डिओडिनम में रिलीज नहीं करता। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो बाइल जूस की सिक्रीशन है, वो बाइल जूस की सिक्रीशन हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट के पास रिलीज हुआ है। अगर मैं कहूं पेनक्रियाटिक डक्ट और ये कॉमन बाइल डक्ट,
देखो ये पेनक्रियाटिक डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट, दोनों ने मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाई है। इस डक्ट को हम बोलते हैं बेटा कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। तो बाइल जूस अब अपनी सिक्रीशंस को यहाँ पर अपने माइंड में पेनक्रियाटिक डक्ट हटाकर क्या लिख दो, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करता है। ऐसी पेनक्रियाटिक डक्ट अपनी सिक्रीशन कहाँ रिलीज करती है, कॉमन हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट में रिलीज करती है। एक बात याद रखना, हिपैटो वर्ड इज यूज्ड फॉर द लीवर, हमेशा लीवर के लिए यूज किया जाता है। अब लीवर के कुछ फंक्शंस है, सिंथेसिस करना विटामिन ए का या फिर कैरोटीन का, स्टोरेज हाउस है ये डिफरेंट विटामिन्स का, विटामिन बी12 भी यहाँ स्टोर होता है, सिंथेसिस करता है ये, बनाता है किसको, हिपैरिन को एंड फिब्रिनोजन को, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स, मतलब कि जो हमारी बॉडी में ड्रग्स और टॉक्सिन्स आए हैं उनको लेस हार्मफुल फॉर्म में कन्वर्ट करता है पहले, और कन्वर्ट करने के बाद फिर ब्लड को देता है कि अब तुम इसको यूरिन से क्या कर दो, एक्सक्रीट आउट कर दो। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पेनक्रियास। तो पेनक्रियास बेटा ये एक लीफ लाइक इस तरह से स्ट्रक्चर दिखती है, जस्ट बिलो द स्टमक प्रेजेंट होती है। देखो यहां से स्टमक स्टार्ट हो जाता है, यहां से स्टमक स्टार्ट हो जाता है, तो जस्ट बिलो द स्टमक क्या होती है, पेनक्रियास प्रेजेंट होती है। इट रिलीज अ पेनक्रियाटिक जूस इनटू, कहां पर, अभी अभी पढ़ा हमने, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट सारी की सारी सिक्रीशन किसको दे देते हैं, डिओडिनम को दे देते हैं। देखो ये यू शेप जो स्ट्रक्चर है, इस यू शेप स्ट्रक्चर को बेटा हम क्या बोलते हैं, डिओडिनम बोलते हैं। अब जो ये पेनक्रियाटिक जूस है, इस पेनक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम होते हैं। अब तक हमने जितनी भी ग्लैंड्स पढ़ी उसमें एक ही एंजाइम था, और एक तो ऐसी ग्लैंड पढ़ी जिसमें एंजाइम ही नहीं था। पर पेनक्रियाज ऐसा ग्लैंड है जो बहुत सारे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है। वन ऑफ द एंजाइम इज ट्रिप्सिन, सेकेंड एंजाइम पेनक्रियाटिक अमाइलेज, एंड थर्ड एंजाइम इज पेनक्रियाटिक लाइपेज। अब जो स्टार्च है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, मतलब जो बचा हुआ कार्बोहाइड्रेट फिर भी हमारे फूड के थ्रू, स्टमक के थ्रू पास कर गया है, तो वो अब पेनक्रियास का जूस जो डिओडिनम में रिलीज हुआ है, ये जो डिओडिनम है, इस डिओडिनम में बाइल जूस आया, उसने तो फैट को संभाल लिया। पर जैसे यहाँ पेनक्रियास जूस आया तो यहाँ पर पड़े हुए अभी भी स्टार्च के मॉलिक्यूल्स, जिनको हमारी बक्कल कैविटी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, स्टमक तो करता है नहीं, तो उसको कौन डाइजेस्ट करेगा, पेनक्रियास डाइजेस्ट करेगी बाय हैविंग अ खुद का पेनक्रियाटिक अमाइलेज। बक्कल कैविटी के पास खुद का सलाइवरी अमाइलेज था, इनके पास क्या है, खुद का पेनक्रियाटिक अमाइलेज। अब जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है ये हमारे स्टार्च को फिर से माल्टोज में तोड़ देगा। ऐसे ही जो स्टमक हमारे डाइजेस्ट नहीं कर पाया प्रोटीन्स को, वो प्रोटीन्स ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन होता है पेनक्रियास के पास, तो ये जो प्रोटीन है ये ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में पेप्टोन्स में टूट जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर बाइल जूस ने जो इमल्सिफाइड फैट बनाए थे, इमल्सिफाइड का फैट का मतलब स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स जो बनाए थे, उन स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स को यहाँ पर पेनक्रियाटिक लाइपेज प्रेजेंट होता है, वो लाइपेज फाइनली ब्रेक डाउन कर देगा इन ग्लिसरॉल और फिर फैटी एसिड में। तो इस तरह से अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, इट मींस पेनक्रियास भी पूरा का पूरा डाइजेशन कंप्लीट नहीं करती है। पर हमारा जो फूड है, ये जो पेनक्रियास का जितना भी डाइजेशन है या फिर लीवर का जितना भी डाइजेशन आपने पढ़ा है, एक बात याद रखना, वो सारा का सारा डाइजेशन डिओडिनम के अंदर आकर क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ है। अगर मैं कहूं यहाँ पर हम देखें तो ये जो आपको डिओडिनम दिख रही है, यहाँ डिओडिनम में आकर सारा डाइजेशन हुआ है, चाहे वो बाइल जूस का हो चाहे वो पेनक्रियाटिक जूस का हो। अब यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट डिओडिनम है, जहां पर लीवर ने भी अपनी सिक्रीशन भेजकर डाइजेशन करवाया और पेनक्रियास ने भी अपनी सिक्रीशन भेजकर डाइजेशन करवाया। पर जो हमारी डिओडिनम है और इसके साथ जुड़े हुए दूसरे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, इन ट्यूब की सेल्स जो होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं इंटेस्टिनल सेल्स। मान लो उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, इंटेस्टिनल सेल्स। दीज इंटेस्टिनल सेल्स ऑल्सो एक्ट लाइक अ ग्लैंड, और ये क्या सिक्रीट करती है, इंटेस्टिनल जूस सिक्रीट करती है। और इसी जूस का एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बता दूं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, कि हमारी जो पेनक्रियाज है वो जनरली ट्रिप्सिन एक्टिव एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करती। डिओडिनम
कि जो सेल्स हैं जिनको हम इंटेस्टिनल सेल्स बोलते हैं वो एक इंटेस्टिनल जूस रिलीज करती है। उस जूस में एक एंजाइम होता है जो एंजाइम एक ट्रिप्सिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है हमारे किसको, ट्रिप्सिनोजन को। तो हमारे पैनक्रियाज ने जो रिलीज किया वो था ट्रिप्सिनोजन, और जैसे इंटेस्टिनल जूस आया उसने उसको कन्वर्ट कर दिया ट्रिप्सिन में, और ट्रिप्सिन फिर हमारा प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है पेप्टोन्स में। ओके, तो यहां तक आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अब जो इंटेस्टिनल जूस है दैट डूज द फाइनल डाइजेशन, इसलिए बोला जाता है अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कंप्लीट होती है। अब इंटेस्टिनल जूस का दूसरा नाम है सर्कस एंटेरिकस। अब ये जो सर्कस एंटेरिकस है इट कंटेन्स 3 एंजाइम दैट इज कॉल्ड माल्टेज, डाइपेप्टाइडेजेस एंड लाइपेजेस। तो जो माल्टेज एंजाइम है वो क्या करेगा, माल्टोज का मतलब जो ग्लूकोज की 2 यूनिट थी उस ग्लूकोज की 2 यूनिट को भी फाइनली ब्रेक करके छोटे छोटे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल सिंगुलर हमारी इंटेस्टाइन में बनाकर रख देगा। ऐसे पेप्टाइड या फिर पेप्टोन्स जो थे उसको डाइपेप्टाइडेजेस क्या करेंगे, अमीनो एसिड्स में ब्रेक कर देंगे। जो इमल्सिफाइड फैट थे, अब यहां पर कोई आपसे पूछे एक कंप्लीट डाइजेशन पेनक्रियाज ने क्रिएट किया है तो वो किसका क्रिएट किया है, दैट इज ऑफ फैट्स, और बचे हुए इमल्सिफाइड जो फैट्स थे उनको फाइनली और कौन डाइजेस्ट कर देता है, इंटेस्टिनल जूस में प्रेजेंट जो लाइपेज है वो फाइनल क्या कर देगा, डाइजेशन कोर्स कर देगा। तो इट मींस जो हमारा इंटेस्टाइन में है तो इंटेस्टाइन में अब हमारी ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स प्रेजेंट है, ग्लिसरॉल प्रेजेंट है और फैटी एसिड प्रेजेंट है। अब डाइजेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इज कम फॉर एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन कैसे होएगा कि जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है वो डाइजेस्टेड फूड हमारे इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है। अगर मैं कहूं ये जो इंटेस्टाइन की सेल्स है ये सेल्स एक स्ट्रक्चर बना लेती है या एक कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट हो जाती है। जैसे मान लो कि ये एक मैंने मेम्ब्रेन ली और इस मेम्ब्रेन को मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया, तो अगर मैंने फोल्ड किया तो यहाँ पर अभी 1 मीटर आ रहा था इतनी डिस्टेंस पे, अगर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड कर दिया तो यहाँ पर अब क्या आ जाएगा, कम से कम 100 मीटर तक मेम्ब्रेन क्या आ जाएगी, इतने से डिस्टेंस में आ जाएगी। तो इट मींस यहाँ पर सेल्स अपने आप को इस तरह से अरेंज करती है कि उसने अपना सरफेस एरिया क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके। अब एब्जॉर्प्शन जो होता है दैट इज डन बाय द इंटेस्टिनल सेल्स, और वो इंटेस्टिनल सेल्स एक इस तरह कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होती है और उस कॉइल्ड फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, विलाई बोलते हैं। विलाई आर द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल सेल्स। अब ये जो विलाई है इन्होंने सरफेस एरिया जैसे ही इंक्रीज किया तो अब ये ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। पर किसको दे रहा है ये विलाई एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर देखो आप, ये हमारी विलाई है, दिस इज विलाई, और ये जो विलाई है इसमें आप जो ये सेल्स देख रहे हो दीज आर द इंटेस्टिनल सेल्स। तो इंटेस्टिनल सेल्स ने एक विलाई बना ली। अब इंटेस्टिनल सेल्स के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ 2 ट्यूब्स। एक ट्यूब को हम बोलते हैं कैपिलरीज, एक ट्यूब को हम बोलते हैं लैक्टियल। कैपिलरीज इज रिलेटेड टू द ब्लड वेसल्स एंड लैक्टियल इज रिलेटेड टू द लिम्फ वेसल्स। तो सबने ब्लड वेसल्स के बारे में तो सुना है पर लिम्फ वेसल्स के बारे में नहीं सुना। हम नेक्स्ट टॉपिक सर्कुलेशन करेंगे, वहां पर आपको लिम्फ वेसल्स के बारे में पता चल जाएगा। अभी के लिए आप ये समझो कि विलाई के पास जो लिम्फ वेसल्स होती है उसकी फॉर्म क्या है, दैट इज कॉल्ड लैक्टियल, और ब्लड वेसल की जो फॉर्म है दैट इज कैपिलरीज। व्हाट विल हैपन, ये जो विलाई है जैसे इसने ग्लूकोज को एब्जॉर्ब किया, ग्लूकोज ने किसको कैरी कर लिया, कैपिलरीज, जल्दी जल्दी ग्लूकोज भाग भाग के कैपिलरीज में जा रही है। ऐसे ही जैसे इसने प्रोटीन को एब्जॉर्ब किया, प्रोटीन किस फॉर्म में है, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, तो जैसे इसने अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब किया वो भी भागकर कहां गए, कैपिलरीज के पास चले गए। पर जैसे ही इसने ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड को एब्जॉर्ब किया वो भागकर किसी और के पास जा रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टियल बोलते हैं। तो यहां से आपको क्या पता चला
कि रिच सप्लाई ऑफ ब्लड वेसल्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स। ब्लड वेसल्स का कौन सा पार्ट होता है, दैट इज कैपिलरीज, और लिम्फ वेसल्स का कौन सा पार्ट होता है, दैट इज लैक्टियल। कैपिलरीज किसको एब्जॉर्ब करती है, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को, और लैक्टियल किसको एब्जॉर्ब करता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन को। पर फाइनली इसकी एब्जॉर्प्शन के बाद इसको जाना तो कहां पर है, ब्लड के पास ही है। अब इसने ये क्यों एब्जॉर्प्शन किया वो हम हायर क्लासेस में पढ़ते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जैसे ही एब्जॉर्प्शन हुआ, इस एब्जॉर्प्शन में हमने स्टार्टिंग जब हमने कल पढ़ा था कि वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो चुके हैं, इनका कोई डाइजेशन नहीं होता। ऐसे ही वाटर सोल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं हमारे वो भी डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स थे जो लीवर ने डाइजेस्ट किए थे वो भी अब जाकर इसी रीजन में ब्लड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ऑल फूड मूव टुवर्ड द सेल। अब जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर फूड आ गया, ये फूड ब्लड ले जाएगा हमारी बॉडी की हर एक सेल के पास, और हर एक सेल अब कौन सा प्रोसेस परफॉर्म करेगी, रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगी, और रेस्पिरेशन परफॉर्म करके उस फूड से क्या बना लेगी, एनर्जी बना लेगी। जैसे ही अब हमारी सेल के पास ग्लूकोज आएगा, अमीनो एसिड आएगा, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड हमारी सेल्स के पास पहुंचेगा। अब इन सब का यूज करके वो क्या कर सकती है, डिफरेंट फंक्शनिंग में यूज कर सकती है। उसको एनर्जी बनानी है वो एनर्जी बनाएगी, उसको स्टोरेज करना है वो स्टोरेज करेगी। अब इसमें आता है कि सेल का वेस्ट भी बनेगा, और वो वेस्ट साथ के साथ जो है वो ब्लड के अंदर चला जाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। इसी को हम बोलते हैं कि जब हमारी ये सेल है इसको हम ग्लूकोज सप्लाई कर रहे हैं, हमारा ब्लड ग्लूकोज सप्लाई कर रहा है, पर ये सेल कह रही है कि मुझे ग्लूकोज की जरूरत नहीं है, मेरे पास पहले से ही बहुत ज्यादा ग्लूकोज है। तो उस केस में जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज कहाँ पड़ा हुआ है, आपका ब्लड वेसल में पड़ा हुआ है। एक तो सिचुएशन ये है, जब ग्लूकोज ब्लड वेसल में पड़ा हुआ है तो उससे हम बोलते हैं कि इसकी बॉडी में एक बीमारी है, और उस बीमारी को हम डायबिटीज बोलते हैं कि ब्लड वेसल्स में ही ग्लूकोज पड़ा है। पर अगर हम कहें कि ग्लूकोज ज्यादा बना हुआ है, नो डाउट, पर ज्यादा बनने के बाद भी सेल ने उसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने के बाद उसने एक स्ट्रक्चर या एक कंपोनेंट बनाया जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन। मतलब उसने बोला ठीक है आप मुझे दे दो, मैं इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देती हूँ, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके उसने क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक हेल्दी बॉडी की फंक्शनिंग। जब ज्यादा ग्लूकोज ब्लड में पड़ी रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज बोलते हैं। सिमिलर गोज टू अमीनो एसिड। जब हमारी सेल के पास अमीनो एसिड पहुंचे तो अमीनो एसिड के बेटा दो ग्रुप होते हैं, कार्बन ग्रुप और अमीनो ग्रुप। तो जो कार्बन ग्रुप है वो तो ग्लूकोज और फैट में कन्वर्ट करती है सेल, और फिर इससे एनर्जी बना लेगी। पर अमीनो ग्रुप को सेल क्या करती है, दोबारा ब्लड को दे देती है और कहती है कि तुम यूरिन से इसको क्या कर दो, एक्सक्रीट आउट कर दो। ऐसे हमारी सेल के पास जब फैट आता है तो फैट जो है, जितना भी फैट है, अगर जरूरत पड़े तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर लिया जाता है, नहीं पड़े तो उसको एक ग्रुप ऑफ सेल जिनको हम एडिपोसाइट बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ सेल जो होती है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, तो इट मींस इनडायरेक्ट हम इसको क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू बोलेंगे। वहां पर ये जो फैट है ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। जैसे हमारी सेल ने ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर लिया, वैसे ही फैट किस फॉर्म में स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड फॉर्म में स्टोर होता है। तो आई होप आपको एब्जॉर्प्शन समझ में आया है। लास्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। जो भी अनएब्जॉर्ब्ड फूड बच गया है हमारे इंटेस्टाइन का, मतलब जिसने विलाई ने जिस फूड को एक्सेप्ट नहीं किया है तो वो अभी भी इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है। तो जितना भी फूड है ये इंटेस्टाइन किसको दे देती है, लार्ज इंटेस्टाइन को दे देती है। लार्ज इंटेस्टाइन अब क्या करेगा, इस फूड में से वाटर एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल का जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है दैट अकर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड दैट मेक्स द वेस्ट कंडेंस। तो जितना भी ये वेस्ट है, अभी ये वेस्ट लिक्विफाइड फॉर्म में, तो लार्ज इंटेस्टाइन वाटर निकालती जाएगी, थोड़ा सॉलिड होता जाएगा, और वाटर निकालती जाएगी और सॉलिड होता जाएगा। तो इस तरह से वेस्ट को क्या कर देता है, ये सॉलिडिफाई कर देता है। और फिर फाइनली कौन सी प्रोसेस होती है, एक्सक्रीशन होती है। कंडेंस्ड फूड रिमूव थ्रू एनस दैट इज कॉल्ड डिफिकेशन रेगुलेटेड बाय एनल ओपनिंग। जैसे हमारा इसोफेगस स्फिंक्टर से रेगुलेट कर रहा था, वैसे एनस की ओपनिंग भी स्फिंक्टर से रेगुलेट होती है, दैट इज कॉल्ड एनल स्फिंक्टर। तो आई होप आपको एक्सक्रीशन समझ में आ गया। तो ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है। देखो टंग है, टंग हमारी कहाँ प्रेजेंट है, बकल कैविटी में प्रेजेंट है। तो एक बोलस फूड बनकर आया, तो
तो जो बोलस फूड है वो बोलस फूड ईसोफेगस ने किसको दे दिया, हमारे स्टमक को दे दिया। अब जो ये बोलस फूड है इसमें क्या डाइजेशन हुआ था, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ था, ये याद रखना। और कैसे प्रेजेंट है ये कार्बोहाइड्रेट, माल्टोज की फॉर्म में प्रेजेंट है। यहाँ पर प्रोटीन भी ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, फैट्स भी ऐसे कैसे पड़े हुए हैं। पर जैसे फूड स्टमक में आया, स्टमक में फूड आते ही यहाँ पर प्रेजेंट जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसने प्रोटीन को डाइजेस्ट किया, पर देयर इज अ नो डाइजेशन ऑफ हमारा शुगर, मतलब माल्टोज ऐसी ही पड़ी हुई है, फैट भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। फिर स्टमक ने ये जितना भी फूड है ये फूड किसको दे दिया, उसने डिओडिनम को दे दिया। जब उसने ये फूड डिओडिनम को दिया तो डिओडिनम के पास जैसे ये फूड आया, बेटा ये डिओडिनम के पास जैसे ही फूड आया तो इसके पास दो ग्लैंड ने सिक्रीशन रिलीज करी, हमने पढ़ा, दैट इज लीवर और पैनक्रियाज। लीवर और पैनक्रियाज ने अपना अपना काम किया। फिर जो भी फूड यहाँ डाइजेस्ट हुआ वो जेजिनम पोर्शन में गया, जेजिनम से वो कहाँ गया, एलम में गया। यहाँ पर प्रेजेंट विलाई ने उस फूड को एब्जॉर्ब कर लिया और एब्जॉर्ब करके एसिमिलेशन की प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी की सेल्स के पास भेज दिया। एसिमिलेशन का मतलब एनर्जी की प्रोडक्शन, तो एनर्जी की प्रोडक्शन करने के लिए उसने हमारी बॉडी सेल्स के पास फूड को भेज दिया। अब जो बचा हुआ फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ था जिसको विलाई ने भी एक्सेप्ट नहीं किया, वो सारा का सारा फूड किसके पास जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन के पास जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन इस फूड को कहाँ निकाल देगी, एनस के थ्रू बाहर निकाल देगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो आई थिंक आपको न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस पूरा समझ में आ गया है। फिर भी आपको कोई डाउट है, यू कैन कमेंट इन अ कमेंट सेक्शन। टिल देन इसके जो MCQs हैं वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। ओके, रिवाइज आज के आज इसको याद कर दो ताकि ये एक बैकलॉग की तरह आपके पास पड़ा हुआ ना रहे। थैंक यू।